हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका हेडलाइन लिखा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड इफ कंसिस्टेंट सॉल्व देम। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें कंसिस्टेंसी चेक भी करना है और अगर जो हमारा इक्वेशन है अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन भी बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि अगर इक्वेशन सॉल्यूशन दे रहा है, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। अगर सॉल्यूशन ही नहीं मिले तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो कंसिस्टेंट में दो है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन और एक होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है तो वहां पे सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते थे ए, उसके बाद उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते थे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया तो वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन कहलाता था। मैं आपको बता देता हूं, देखो हम लोग जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किए थे तो कुछ ऐसा आया था, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू आया था ए इनवर्स बी। ठीक है, क्या आया था? ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे जो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते थे, अगर ये 0 के बराबर नहीं आया है ना, अगर ये 0 के बराबर नहीं आया तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 के बराबर आया तब हमें एक चीज़ें और चेक करना पड़ता था। क्या कि अगर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करें बी से, अगर ये नल मैट्रिक्स के बराबर आया तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलता था। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। और अगर मान लो कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर ये नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया तब इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो देखो यहां पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन बोलने का मतलब एक एक वैल्यूज आएगा एक्स वाई जेड की। तो यहां पे भी सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये भी कंसिस्टेंट कहलाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, यहां पे देखो यहां भी सॉल्यूशन मिल रहा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, तो ये भी कहलाएगा कंसिस्टेंट। लेकिन इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हमें ये देखना है, कंसिस्टेंसी देखना है और अगर कंसिस्टेंट हुआ तो सॉल्यूशन भी बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 में इस डिफरेंस क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करना था कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में हमें अगर कंसिस्टेंट हुआ तो सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 9 का फर्स्ट नंबर इसमें लिखा है 2x माइनस वाई, 2x - y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, 3z इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगला है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 7, माइनस z इज इक्वल टू 7। अगला है 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y और माइनस 5z इज इक्वल टू 9, माइनस 5z इज इक्वल टू 9। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हमें चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स मानना पड़ेगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, जिसका नाम हमने ए दिया। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, यानी एक्स का कोफिशिएंट 2, ये -1 और ये 3। और हाँ, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये नॉन होमोजेनियस है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, अगर ये सभी वैल्यू कांस्टेंट टर्म अगर सभी 0 हो जाए तो ये हमारा होमोजेनियस कहलाएगा। अगर कोई भी एक, कम से कम कोई भी एक 0 के बराबर नहीं है तो ये नॉन होमोजेनियस कहलाता। तो ये कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस है। कैसा है, नॉन होमोजेनियस है।
ठीक है, ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो हम लोग कॉफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3, 2 एंड -1। अगला आएगा 4, 5 एंड -5। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स आ गया। और यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स होगा वो कांस्टेंट टर्म वाला होगा, यानी 5, 7 एंड 9, 5, 7 एंड 9। तो ये सब हमने निकाल कर रख लिया, जरूरत होगा तो यूज भी करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखते हैं कितना आता है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो क्या आ जाएगा -10 और प्लस का 5। अगला है -1 यानी +1 हो जाएगा, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो -15 और प्लस का 4। फिर अगला है प्लस का 3, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 15 - 8 आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -5 × 2 -10, और यहाँ से आ जाएगा -11 × 1 -11, और इधर से आ जाएगा प्लस में 15 में से 8 या 7, 7 या 21, 21। तो आप देखोगे -21 और ये +21, 0 आ गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आया। अब हमें चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू क्या आता है। चूंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी इस बात पर डिपेंड करेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये क्या आता है। अगर ये नल मैट्रिक्स आया तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और अगर नल मैट्रिक्स नहीं आया तो नो सॉल्यूशन होगा। तो उससे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखो कोफैक्टर ऑफ ए, इसका हमने नाम दे दिया सी, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर निकालना है, तो सभी एलिमेंट के माइनर को यहाँ पे लिख देंगे और 4 जगह साइन चेंज कर देंगे, कोफैक्टर आ जाएगा। जैसे 2 का माइनर निकालना है, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो जाएगा -10 और प्लस का 5, तो -10 प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा, सही ना। अच्छा, अब यहाँ देखो -1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो -15 और प्लस का 4, तो माइनस का 11 बच जाएगा। फिर अगला है 3 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 15 - 8, तो 15 - 8 यानी कि 7। 3 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो जाएगा 5 - 15, तो माइनस का 10, 5 - 15 तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर 2 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -10 और -12, तो माइनस का 22 आ जाएगा। फिर चेक कर लेते हैं, -10 और माइनस का 12, तो -22। अगले पे आते हैं, -1 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 10 + 4 यानी कि 14, है ना। 10 + 4 यानी 14। अब अगला 4 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो 1 - 6, तो 1 - 6 माइनस का 5। अच्छा, अब 5 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो जो 2 - 9, तो माइनस का 7, 2 - 9 माइनस का 7। अगला -5 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो ये जाएगा 4 + 3 यानी कि 7 आ जाएगा। तो ये तो हुआ सभी एलिमेंट का माइनर। कोफैक्टर निकालने के लिए हमें 4 जगह साइन चेंज करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ, तो वो देखो यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। बस ये 4 जगह आपको साइन चेंज करना है। ये आपका कोफैक्टर आ गया। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो हमारा ये कोफैक्टर आया है इसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो यह जाएगा -5, 11 एंड 7। अगला आएगा 10 -22 एंड माइनस का 14। अगला आएगा -5, 7 एंड 7, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। हमें चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या चेक करेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो निकला हुआ ये वैल्यू, तो ये रखेंगे -5, 10 और -5। फिर अगला है 11, 22, 11 - 22 एंड 7। फिर है 7 - 14 और 7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, बी से, यानी 5, 7 एंड 9। देखो बी की वैल्यू ये रहा, तो ये हमने लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम। तो यहाँ देखो क्या क्या आने वाला है, 5 5 जा 25 -25, 10 7 जा 70 यानी कि प्लस का 70 हो जाएगा, 9 5 45 माइनस का 45 आ जाएगा। फिर अगला 11 5 जा 55, तो यह आ जाएगा 55। फिर 22 × 7, तो माइनस का 7 दूनी 14 चलो बाकी 7 15 यानी -154 आ जाएगा, और 9 7 63 प्लस का 63 आ जाएगा, सही ना।
अच्छा, अब अगले पे बात करते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते, सही है ना, 11 5 जा 55, सही है। अच्छा, तो एक बार चेक कर लो, ये सही है। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, बाकी 7 जोड़े 15, सही है। और 9 9 7 63, सही है ना। चलिए अब अगले पे आते हैं, यानी 7 5 जा 35, फिर अगला -14 × 7, तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 काट, बाकी दो 7 के साथ है ना, -98 आ जाएगा। और 9 7 63, यानी 63 आ जाएगा। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, है ना। इस वाले पार्ट में शायद कुछ मिस्टेक आया हुआ होगा, सही है। चेक कर लेते हैं 7 को। तो इसका हम लोग माइनर निकालेंगे, इसके कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकेंगे, तो क्या आ जाएगा, -2 और माइनस का 9, है ना, -2 -9, तो माइनस का 11 होगा। ये हमने प्लस का 7 लिख दिया है, तो माइनस का 11 होगा। अब इसमें साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे +11 आएगा। ठीक है, ये हमने जो कोफैक्टर निकाला है, इस 5 का जो हमें माइनर निकालना था, इसके कॉलम इसके रो को ढकना था। ठीक है ना, इसके कॉलम इसके रो को, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और माइनस का 9, माइनस का 11 होगा, सही ना। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, -5 11 7, तो -5 11 और 7 होगा, तो यहाँ पे प्लस में 11 एंड 7 होगा। अब ये सही जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 11, यहाँ पे आ जाएगा 11। अब इसको सही कर लेते हैं, तो ये 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा, 99। ठीक है, अब ये सही है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो याद हो क्या वैल्यू आएगा, -45 अब +25, तो 4 और 2 6, यानी 60 70 आ जाएगा, -70 + 70 0 हो जाएगा। और ये देखो 99 को 55 में ऐड करो तो प्लस में 154 हो जाएगा, और ये 154 है तो ये भी कैंसिल, 0 हो जाएगा। ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9 98 आ जाएगा, ये -98 तो ये हो जाएगा 0। तो आप देखोगे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू नल मैट्रिक्स के बराबर। ये क्या है, नल मैट्रिक्स के बराबर है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन होने वाला है, सो सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, और बोले तो कंसिस्टेंट होगा। और अगर ये कंसिस्टेंट आया है, सॉल्यूशन मिलेगा, तो हमें सभी सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। तो आप देख लो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, यानी कि बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, वो देखना आप। तो देखो, अब यहाँ पे जो इक्वेशन आया हुआ है, तो इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, सही है ना। तो यहाँ पे जो 3 वेरिएबल है x y z, हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को कुछ कांस्टेंट मान लेंगे और बाकी के वेरिएबल को उसी कांस्टेंट का टर्म में वैल्यूज निकाल देंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे देखना, अगर हम लोग इन 3 इक्वेशन को देखें, तो सबसे पहले आप एक काम करो कि इन तीनों इक्वेशन में तीनों टर्म आपको अवेलेबल दिख रहा होगा, x y z। किसी 2 इक्वेशन का यूज करते हुए किसी एक वेरिएबल को गायब कर दो, तो इससे क्या होगा, 2 वेरिएबल में एक रिलेशन आ जाएगा, उसमें से किसी एक वेरिएबल को हम कोई कांस्टेंट मान लेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेंगे, और उसके बाद हम लोग बाकी के वैल्यूज को निकाल लेंगे। जैसे देखो, मान लो हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का यूज करते हुए किसी एक वेरिएबल को गायब कर दो, तो चलो मैं y को गायब कर देता हूँ। y को गायब करना आसान है, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो फ्रॉम, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x - 2y और प्लस का 6z और इज इक्वल टू 10, और इसमें इसको कॉपी कर देना है, 3x और +2y और -z इज इक्वल टू 7। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 7x और यहाँ पे प्लस में 5z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 17। तो यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो। चलो हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सही है। तो एक इक्वेशन ये आ गया, इसका भी कुछ नाम देते हैं, इक्वेशन 4 हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे ऐसा करना है, किसी एक को आप कोई कांस्टेंट मान लो, जैसे कि चलो मैंने z को मान लिया, क्या कोई कांस्टेंट मान लो। देखो इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो देखो अब हम यहाँ पे x और z में से किसी एक को हम लोग कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी एक को हम लोग मान लेंगे, बाकी जो दो वेरिएबल होगा उसी कांस्टेंट के टर्म में उसकी वैल्यू निकाल देंगे और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो हमने मान लिया चूंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे रहा है एक्स वाई जेड, मतलब बहुत सारा वैल्यूज दे सकता है। तो हमने मान लिया कि कोई एक सॉल्यूशन हम लोग मान लेते हैं कि लेट ये हमारा क्वेश्चन था, लेट z को हमने कोई नंबर मान लिया, चलो k मान लेते। k क्या है? k कोई रियल नंबर है। k क्या है? कोई रियल नंबर, यानी k कोई कांस्टेंट है जो क्या है, कोई रियल नंबर है। और हमने z को k के बराबर हमने मान लिया। अब हम लोग x का भी वैल्यू हम लोग k के फॉर्म में निकालेंगे और y की वैल्यू भी k के फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही हमने z इक्वल टू k माना तो यहाँ पे z की जगह k रख देंगे, तो इसको बोलेंगे पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में आप पुट करो z की वैल्यू k, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 7x इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर कर देंगे तो यह जाएगा 17 माइनस 5k, ठीक है। अब इस 7 को उठा के इधर डिवाइड कर देते तो x की वैल्यू आ जाएगा 1/7 ब्रैकेट में 17 माइनस 5k, ठीक है, इतना आ गया। अच्छा अब यहाँ से x की वैल्यू तो आ चुका है k के फॉर्म में, अब हमें y की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो z की वैल्यू k के फॉर्म में है, x की वैल्यू भी k के फॉर्म में है। इन दोनों की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में आप रख दो। तो हम लोग चलो किसी एक में रख देते हैं, चलो 1 में रख देते हैं, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अगर हम लोग y की वैल्यू निकालें तो इसको उठा के इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3z माइनस 5। अब यहाँ से x की वैल्यू तो हमें निकला हुआ k के फॉर्म में, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो 2 इंटू और इंटू क्या रखेंगे 1/7 ब्रैकेट में 17 माइनस 5k और फिर प्लस में 3z और z की वैल्यू क्या है k है और माइनस का ये 5। तो आप देखो एलसीएम कितना आने वाला है, एलसीएम आ जाएगा 7, ठीक है। अब ये 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 34 माइनस 10k और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 21k हो जाएगा और माइनस 35 हो जाएगा, सही है ना। एलसीएम लेकर जोड़ घटाव आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ इसको और सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू 34 माइनस 35 माइनस 1 आ जाएगा और इन दोनों से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 11k, तो प्लस का 11k और माइनस 1 आ जाएगा, आई इंटू में 1/7 है, ठीक है। तो y की वैल्यू भी आ गया और हमारा x की वैल्यू भी आ गया, z की वैल्यू भी आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि x की वैल्यू कितना आया है 1/7 और 17 माइनस 5k, फिर y की वैल्यू क्या है 1/7 और 11k माइनस 1 एंड z की वैल्यू क्या है k है। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन, जहाँ पे k क्या है, k कोई रियल नंबर है। तो सोचो k के अलग अलग वैल्यूज के लिए x y z की वैल्यू अलग अलग वैल्यू मिलता रहेगा, तो इसलिए ये क्या हुआ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आया, सही है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, x इज इक्वल टू 1/7 17 माइनस 5k, सही है 1/7 11। अच्छा अब देखो यहाँ पे आप ये कोई ज़रूरी नहीं कांस्टेंट की जगह आप k मानो, आप c भी मान सकते हो, है ना, a मान सकते हो, b मान सकते हो, कोई भी एक कांस्टेंट आप मान सकते हो जो कि रियल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, 9 का सेकंड नंबर। यहाँ भी यही करना है क्या कि हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंसी देखना है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था ये क्या था, कंसिस्टेंट था। क्यों कंसिस्टेंट था, क्योंकि सॉल्यूशन निकल पाया। अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन ही ना मिले तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो कंसिस्टेंट के लिए दो केस हो सकता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड नंबर में इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2। अगला इक्वेशन है 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1।
अगला इक्वेशन है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 है। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। हमें कंसिस्टेंसी देखना है, उसके लिए हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, x की, अच्छा ये x था यहाँ पे 3x माइनस वाई माइनस 2z, ठीक है। x का कॉफिशिएंट 3, y का कॉफिशिएंट -1, z का कॉफिशिएंट -2। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0 है, y की कॉफिशिएंट 2 है और z का कॉफिशिएंट -1 है। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 3, y का कॉफिशिएंट -5 और z का कॉफिशिएंट 0। और यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं, ज़रूरत होगा तो यूज भी करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म। अच्छा, अब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो क्या आएगा 0 -5, फिर अगला है प्लस का 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 0 + 3, फिर अगला है -2, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 0 -6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो -15 आ जाएगा, -15, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3 और प्लस का 12। तो अब देखो 12 3 15 -15 0 आ रहा है। जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आया तो अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, और उससे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ ए, जिसका हमने नाम दे दिया सी, ठीक है। तो ये जो हमारा एलिमेंट है सभी के माइनर को यहाँ पे लिखेंगे और 4 जगह साइन चेंज कर देंगे, कोफैक्टर आ जाएगा। जैसे 3 का हमें माइनर निकालना है, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 0 -5 तो माइनस का 5 हो जाएगा। फिर -1 का निकालना है, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 0 और प्लस का 3 तो ये हो जाएगा +3, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो हो जाएगा 0 -6 यानी कि -6। फिर अगला 0 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 0 और माइनस का 10 तो -10 आ जाएगा। फिर अगला इस 2 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो जाएगा 0 और +6 तो +6 हो जाएगा। फिर अगला है -1 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो जाएगा -15 और प्लस का 3 तो -15 प्लस का 3 -12 हो जाएगा। फिर अगला है 3 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो जाएगा 1 और +4 यानी कि 5। फिर अगला है -5 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो आ जाएगा -3 और माइनस का 0 तो -3 आ जाएगा। फिर अगला है 0 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो हो जाएगा 6 और -0 यानी कि 6 आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया, क्या माइनर निकाला है सभी एलिमेंट का। 4 जगह साइन चेंज कर देंगे, कोफैक्टर आ जाएगा। यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमने साइन चेंज कर दिया। अब ये आ गया क्या, इसका कोफैक्टर आ गया। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं ये सही है। इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो आ जाएगा 0 और +3 तो यहाँ पे +3 आता, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हो तो क्या करेंगे, इसके हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे। जो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स आया इसका ट्रांसपोज -5 -3 एंड -6। अगला है 10 6 एंड 12। फिर अगला है 5 3 एंड 6 आ जाएगा, 5 3 एंड 6। चलिए ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये आया हुआ है -5 और ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। फिर अगला है -3 6 एंड 3। फिर अगला है -6 12 एंड 6, -6 12 एंड 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो b की वैल्यू 2 -1 एंड 3, ये रहा b की वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 2 10 यानी -10 और -10 और +15 हो जाएगा। फिर अगला आ जाएगा -6 और ये हो जाएगा -6 और फिर हो जाएगा 3 3 जब +9। फिर अगला आ जाएगा -12 और फिर -12 और +6 18 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 20 और यहाँ पे -5 आ जाएगा, 6 और 6 12 यानी कि -3 आ जाएगा, 24 8 6 14 यानी -6 आ जाएगा। तो आप देखोगे ये नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। और अगर नो सॉल्यूशन है तो क्या बोलेंगे,
इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होगा और ये इसका हो गया आंसर। अगर सॉल्यूशन नहीं मिला है तो इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन मिला है तो कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन मिल सकता है दो केस में, हमारा एक है हमारा यूनिक सॉल्यूशन और एक है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यानी कंसिस्टेंट दो केस में हो सकता है, एक हमारा यूनिक सॉल्यूशन में, एक इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।